एक पावरफुल फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली नॉवेल की दुनिया में ट्रांसपोर्ट होने के बाद और उस खूबसूरत लेकिन गरीब स्टूडेंट को दुनिया की सबसे अमीर इंसान बना देने के बाद मैंने अपनी कंपनी के सारे शेयर्स फीमेल लीड क्लोई विलियम्स को दे दिए ताकि उस दुनिया से मेरी खुशी खुशी एस्केप को सेलिब्रेट किया जा सके। मेरी बस इतनी उम्मीद थी कि उसे कभी फिर उन दिनों में ना लौटना पड़े जहाँ खाना और रहने की जगह ढूंढना एक लगातार स्ट्रगल था। लेकिन मेरी सरप्राइज की बात ये थी कि उसे जिसे पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी उसने सीधे मना कर दिया। उसने कहा कि वो बस मेरे साथ एक बच्चा चाहती है और फिर एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहती है। मैं मुस्कुराया और मान गया, लेकिन उसी रात मैंने अपनी मौत का नाटक किया और वहां से चला गया। उसका पहला प्यार बनकर जो बहुत कम उम्र में ट्रेजिकली मर गया था। 6 साल बाद सिस्टम ने घबराहट में मुझसे कांटेक्ट किया। होस्ट ओरिजिनल मिशन टारगेट ने मुझे भेजा है पूछने के लिए कि क्या आप अपनी बेटी को देखना चाहते हैं, वो अभी सर्जरी में गई है। मैंने शांत होकर जवाब दिया। यकीन नहीं होता कि मुझे उस दुनिया को छोड़े सिर्फ 6 साल ही हुए हैं और क्लोई का पहले ही किसी और के साथ बच्चा हो गया। सिस्टम ने घबराहट में समझाया, होस्ट जिस रात आपने अपनी मौत का नाटक किया था क्लोई का डार्क ब्रेकडाउन हो गया था। दुनिया की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए हमें आप दोनों के जेनेटिक मटेरियल से एक बच्चा क्रिएट करना पड़ा। अब वो पूरी तरह अपना होश खो चुकी है और उसने मुझसे कहने को कहा है कि आपको आज ही उससे मिलना होगा वरना वो आपकी बेटी के वेंटिलेटर का प्लग खींच देगी। ये सुनते ही मैं तुरंत ओरिजिनल दुनिया में लौट आया। सिस्टम ने मुझे एक हॉस्पिटल रूम में पहुंचा दिया जहां एक 5 साल की लड़की बेड पर बैठी थी। जब उसने हवा में से अचानक सामने आते देखा, उसके पीले और नाजुक चेहरे पर बस एक पल के लिए सरप्राइज दिखा। फिर एक हाथ पॉकेट में डालकर उसने अथॉरिटी के साथ मेरी तरफ एक बैंक कार्ड बढ़ा दिया। यहाँ 10 मिलियन है, रुक जाइए और मेरे डैड बन जाइए। उस छोटी लड़की का प्राउड अंदाज बिल्कुल क्लोई की तरह था। सिस्टम ने तुरंत समझाया, होस्ट ये वही बच्ची है जो आप और मिशन टारगेट के जेनेटिक मैच से क्रिएट हुई थी। इसका नाम हेली है और ये 6 साल की है। हेली के दिए हुए कार्ड को देखकर मैं हैरान रह गया। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? हेली ने सीधा मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में उसकी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योरिटी थी। मुझे पता है आप मेरे फादर हो। मैंने आपको उस इंसान के सेफ में रखे फोटो एल्बम में देखा है। ये सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। बच्ची क्लोई को मॉम तक नहीं बुलाती थी। क्या उनका मदर डॉटर रिलेशनशिप इतना बुरा था? तब सिस्टम बोला, मिशन टारगेट और बच्ची के बीच का रिलेशनशिप बहुत डिस्टेंट है। बच्ची 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में एडमिट है और वो एक बार भी उससे मिलने नहीं आई। मेरी भौएं अनजाने में सिकुड़ गईं। मैंने सोचा क्लोई एक माँ के रूप में बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल हो रही थी। आखिर हेली उसकी अपनी बेटी थी। हेली ने उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। तो क्या आप रुकेंगे और मेरे डैड बनेंगे? मैं इमोशनल हो गया और समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दूं। मैं क्लोई के टेम्परामेंट को बहुत अच्छी तरह जानता था। एक बार जब मेरा किडनैपिंग हो गया था और मैं उससे सिर्फ 2.5 घंटे के लिए दूर रहा था, तब उसने पूरे शिकागो शहर को हिलाकर रख दिया था। जिन किडनैपर्स ने मुझे उठाया था या तो वो मर गए थे या बुरी तरह इंजर्ड हो गए थे। उसका प्यार उसकी तरह ही वाइल्ड और डार्क था, इतना कि वो सिस्टम को मजबूर करने के लिए अपनी जान तक को थ्रेट करने को तैयार थी, सिर्फ एक बच्चा पाने के लिए। लेकिन अब मुझे अपनी मौत का नाटक किए हुए पूरे 6 साल हो चुके थे। अगर मैं रुकने के लिए मान जाता तो मेरी मुलाकात जरूर क्लोई से होती। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो पागल और अनप्रिडिक्टेबल औरत क्या करेगी। मेरी खामोशी देखकर हेली की आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। क्या पैसे काफी नहीं है? अगर 10 मिलियन काफी नहीं है तो 100 मिलियन कैसे रहेंगे? मैं आपके लिए एक IOU लिख देती हूँ और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो एक एक पैसा चुका दूंगी। ये कहते हुए हेली ने एक कागज निकाला और बड़े स्टाइल से उस पर 0 की लंबी लाइन लिख दी। जैसे ही वो मुझे साइन करने के लिए देने वाली थी, एक मेड दौड़ती हुई अंदर आई, दवा का बोल गिरा दिया, IOU छीनकर टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। मिस आप बहुत फुलिश हो रही हैं। ये 9999th इंपोस्टर है जिसने मिस्टर मिलर जैसा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई है ताकि आपको ट्रिक कर सके। देखिए कैसे मैं इसका डिस्गाइज उतारती हूँ। इतना कहकर मेड मेरी तरफ झपटी और मेरे बाल खींचने की कोशिश की। हेली ने अपने दर्द की परवाह किए बिना बेड से उठकर मेरे सामने खुद को खड़ा कर लिया। किसने कहा तुम इसे छू सकती हो? क्या तुम्हें लगता है मैं अपने फादर को पहचान नहीं सकती? मेड के होठ कांपने लगे। लेकिन मिस्टर मिलर तो 6 साल पहले मर चुके थे, ये कैसे हो सकते हैं? हेली गरज उठी, चुप हो जाओ, मेरे फादर मरे नहीं है। उस इंसान ने खुद कहा था कि डैड एक मिशन रनर थे, उन्हें उसका लॉन्ग लॉस्ट फर्स्ट लव बनना था, इसलिए उन्होंने हमारे साथ ट्रिक करने के लिए अपनी मौत का नाटक किया। मैं शॉक हो गया। क्लोई जानती थी कि मैं एक मिशन रनर था। वो बहुत ही तेज थी। जब मैंने पहली बार उसके पास जाना शुरू किया था तो मैं ये बात छुपा नहीं सका था, इसलिए मैंने मान लिया था, लेकिन मैंने कभी प्लॉट की डिटेल्स नहीं बताई थी। उसे कैसे पता चला कि मुझे उसका कम उम्र में मरने वाला पहला प्यार बनना था? क्या उसे पहले से पता था या मेरी फेक डेथ के बाद उसने सब समझ लिया? हेली ने मेड को गुस्से से घूरा और मुझे बिल्कुल उस तरह प्रोटेक्ट किया जैसे कोई जंगली जानवर अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। ये मेरे फादर हैं, मुझे फाइनली इनसे मिलने का मौका मिला है, इसलिए बाहर निकलो और हिम्मत मत करना इन्हें छूने की। मेड को हेली ने रूम से बाहर निकाल दिया और जाते वक्त मैंने देखा कि उसने किसी को फोन किया। हेली ने अपने होंठ काटे और चुपके से आंसू पोंछ लिए। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी जिसे देखकर मेरा दिल दुख गया। क्या तुमने अपनी सर्जरी वाली जगह को स्ट्रेन कर दिया? दर्द हो रहा है? हेली ने नाक से आवाज निकाली। बस एपेंडेक्टमी हुई है। मैं एकदम रुक गया। एपेंडेक्टमी? तो फिर क्लोई ने इसे इतना सीरियस क्यों दिखाया? वेंटिलेटर का प्लग खींचने तक की धमकी दे दी। मुझे लगा बच्ची मर रही है। सिस्टम ने धीरे से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने आपको वापस लाने के लिए झूठ बोला हो होस्ट? मैंने सिर हिला दिया। ये बिल्कुल क्लोई जैसी हरकत लग रही थी। तभी मेरी नजर टेबल पर रखे मेडिसिनल सूप के बोल पर पड़ी। मैं उसकी तरफ सिर्फ कुछ कदम ही बढ़ा था कि हेली ने मेरी शर्ट का कोना मजबूती से पकड़ लिया। डैड मैं आपके लिए एक और IOU लिख दूंगी, आप जितने पैसे मांगोगे मैं ला दूंगी, बस प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? उसके बेचारे से एक्सप्रेशन को देखकर, जो इस बात से डरा हुआ था कि मैं उसे छोड़ दूंगा, मेरा दिल पूरी तरह पिघल गया। मैंने हेली को उठाया और बेड पर बिठा दिया। मैं नहीं जा रहा और मुझे कोई IOU नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी दवा ला रहा हूँ। जब तुम इसे पी लोगी तो तुम्हारा वुंड दर्द
दर्द नहीं करेगा। हेली ने जोर जोर से सिर हिला दिया। मुझे दर्द नहीं हो रहा और मैं बहुत डिलिजेंट हूँ। मैं हल्की सी हंसी हंसा। अगर तुम दवा पी लोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। हेली की काली आंखें तुरंत चमक उठी। उसने दवा का बोल मुझसे लिया, अपनी नाक पकड़ी और कड़वी दवा एक ही घूंट में पी गई। फिर उसने मेरी शर्ट को मजबूती से पकड़ लिया। मैंने पी ली। अब आप नहीं जा सकते, आपको मेरे साथ रहना होगा। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हेली को फिर भी यकीन नहीं हुआ। तो फिर आपको कसम खानी होगी। मैं बिल्कुल हेल्पलेस महसूस करने लगा। सच में माँ बेटी दोनों एक जैसी थी। दोनों को ये रूटीन बहुत पसंद था। मैं कसम खाता हूँ। मैंने धीरे से हेली की पीठ थपथपाई। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा वुंड अभी ठीक नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें बहुत रेस्ट की जरूरत है। अब सो जाओ। हेली के कानों के सिरे लाल हो गए। वो अपनी आंखें खुली रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, जैसे मेरा चेहरा याद कर लेना चाहती हो, लेकिन आखिरकार नींद के आगे हार गई। मैं उसे देखता रहा और मेरा दिल और भी ज्यादा नरम होता गया। तभी काफी देर से चुप सिस्टम ने अचानक एक अर्जेंट अलर्ट दिया। होस्ट, ओरिजिनल मिशन टारगेट मुसीबत में है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया और मैंने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? अगले ही पल मेरे सामने एक बड़ी स्क्रीन आ गई। स्क्रीन पर वो विला था जहाँ क्लोए और मैं पहले रहते थे। लिविंग रूम लकड़ी की डॉल से पूरा भरा हुआ था। क्लोए रूम के बीच में बैठी थी। उसका तराशा हुआ चेहरा 6 सालों पहले की तरह ही खूबसूरत था। उसकी पतली और हड्डियां उभरी हुई उंगलियों में एक कार्विंग नाइफ था और वो बहुत ध्यान से एक डॉल के कान की शेप को एडजस्ट कर रही थी। जैसे ही लकड़ी का आखिरी टुकड़ा जमीन पर गिरा, उसने धीरे से कहा, ईथन, ये तुम्हारा 2019वां वर्जन है। मैं 6 सालों से हर दिन तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुम वापस क्यों नहीं आते? क्या मैं काफी अच्छी नहीं थी? क्या इसीलिए तुम इतने हार्टलेस थे कि मुझे छोड़ गए? क्लोए की आंखें खाली थी, वही आंखें जो कभी एम्बिशन से जलती थी, अब सिर्फ डिस्पेयर और नमनेस से भरी हुई थी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा और मुझे वो दिन याद आ गया जब मैंने उसे पहली बार देखा था। उस साल उसे उसके अपने पेरेंट्स ने घर से निकाल दिया था। कड़ाके की सर्दी में वो सिर्फ एक पतली शॉर्ट स्लीव शर्ट पहने हुए थी। उसका शरीर निशानों से भरा हुआ था और वो नंगे पैर समुद्र की तरफ चल रही थी। बिल्कुल आज की तरह उसकी आंखों में जिंदगी की एक भी रोशनी नहीं थी। मैं ही था जिसने उसे जोर से खींचकर किनारे पर लाया था और उसके कंधों पर कोट डाल दिया था। उसने सतर्क नजरों से मुझे देखा और भारी आवाज में पूछा था कि मैंने उसे क्यों बचाया। मैंने कैजुअली जवाब दिया था, क्योंकि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। मुझे पता है तुम एक दिन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनोगी, ऐसी जो पूरी दुनिया को हिला देगी। मैं पूरी तरह झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि क्लोए बुक की मेन विलन थी। जब तक वो सबसे मुश्किल वक्त सर्वाइव कर लेती, उसका हीरोइन से भी ज्यादा पावरफुल बनना तय था। क्लोए नेचुरली बहुत सस्पिशियस थी, फिर भी उसने मेरी बात पर भरोसा कर लिया। उसके बाद मैंने 3 साल उसे उस रूथलेस मैड वुमन में बदलने में लगा दिए, जिसके बारे में लोग धीमी आवाज में बात करते थे, जो पैसे और पावर के लिए कुछ भी कर सकती थी। साथ ही मैं दुनिया की नजरों में उसकी इकलौती वीकनेस बन गया था। मैं रियलिटी में वापस आया और देखा कि क्लोए ने कार्विंग नाइफ उठाया और बिना झिझक अपनी उंगली का सिरा काट दिया, फिर खून से डॉल के होठों पर आखिरी टच दिया। वो मुस्कुराई। मेरा ईथन कितना हैंडसम है। बस अफसोस की बात यह है कि चाहिए कितना भी परफेक्ट क्यों ना लगे, ये फिर भी वो नहीं है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मैंने उसकी नजर का पीछा किया। अगले ही पल मेरी रगों में दौड़ता खून ठंडा पड़ गया। पूरा विला मेरी शक्ल वाली लकड़ी की डॉल से भरा हुआ था। इतनी ज्यादा रियलिस्टिक कि साफ पता चल रहा था कि उन्हें बनाने वाले ने कितनी मेहनत और ऑब्सेशन लगाई थी। 6 साल बाद लग रहा था कि क्लोए और भी ज्यादा अनस्टेबल हो गई थी। सिस्टम ने उस वक्त याद दिलाया, होस्ट, जब से आप गए हैं मिशन टारगेट खुद को पूरे दिन आपकी डॉल्स के साथ बंद रखती है। वो एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं रहना चाहती। जब वो इतनी बीमार थी कि खून की खांसी आ रही थी, तब भी रात भर सफर करके यहीं वापस आ जाती थी। मैंने अपने होंठ भींच लिए और गिल्ट की एक लहर मेरे अंदर दौड़ गई। उसी वक्त विला के मेन डोर पर नॉक हुआ। मैम, मिसेस डेविस आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे मैसेज देने भेजा है। एक और आदमी जो मिस्टर मिलर जैसा दिखता है, यंग मिस के साथ हॉस्पिटल में दिखाई दिया है। इस बार उसने उसे पूरी तरह बेवकूफ बना दिया है और वो जिद कर रही है कि उसे अपना फादर बुलाए। मुझे लगता है सर्जरी के बाद वो मिस्टर मिलर को बहुत मिस कर रही होगी और मुझे थोड़ी चिंता है कि कहीं वो इस आदमी के झांसे में ना आ जाए। शायद आपको जाकर उससे मिलना चाहिए। अचानक हुई इस इंटरप्शन से परेशान होकर क्लोए ने भव्य से कोड ली। वो जिसे चाहे अपना फादर बुला सकती है। अगर वो जाना चाहती है तो जा सकती है। ईथन और मेरे एनिवर्सरी के दिन हमें डिस्टर्ब मत करो। ये सुनकर बटलर ने बेबस होकर सांस भरी और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। मेरी उलझन और बढ़ गई। क्लोए का हेली के प्रति इतना हॉस्टाइल एटीट्यूड क्यों था? आखिर उन दोनों के बीच हुआ क्या था? स्क्रीन की तरफ दोबारा देखने पर मैंने क्लोए को डॉल की तरफ घूरते हुए देखा। उसकी आंखों में बेइंतहा दर्द और तन्हाई चमक रही थी। सॉरी, क्या मैं अभी थोड़ा ज्यादा जोर से बोल गई? क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? ईथन, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। तो मुझे मिलने वापस कब आओगे? मैंने अनजाने में अपनी सांस रोक ली, जैसे मुझे डर हो कि कहीं वो मेरी मौजूदगी महसूस न कर ले। मैंने सिस्टम से पूछा, क्लोए थोड़ी क्रेजी लग रही है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। तुमने कहा था वो मुसीबत में है, तुम्हारा मतलब क्या था? सिस्टम जवाब देता उससे पहले ही स्क्रीन पर अचानक लाल रंग की एक धार उभर आई। क्लोए ने बिना झिझक अपनी कलाई काट ली थी और ठंडे चेहरे के साथ देखती रही कि उसका खून लकड़ी की डॉल में समा रहा है। मेरी आंखें शौक से फैल गई। ये क्या कर रही है? क्या उसे मरने का शौक है? सिस्टम ने जवाब दिया, ये एक रिचुअल है। कहा जाता है कि अगर वेडिंग एनिवर्सरी के दिन किसी डॉल पर अपना खून टपकाया जाए तो आपके सोलमेट की सोल उस डॉल में आ जाती है। शायद वो इसी तरह आपको वापस बुलाने की कोशिश कर रही है। मैंने दांत भींच लिए। ये औरत पूरी तरह पागल है। विला के अंदर या आसपास अब कोई सर्वेंट नहीं था। क्लोए ने अभी अभी बटलर को भेज दिया था। उसकी कलाई पर काफी गहरा कट था और अगर ये चलता रहा तो आज वो सच में मर सकती थी। मेरी घबराहट बढ़ने लगी और मेरी आवाज कांप उठी। सिस्टम, क्या तुम मुझे दुनिया को स्टेबल रखने के लिए वापस नहीं लाए थे? अगर क्लोए जैसी पावरफुल विलन मर गई तो फिर हीरोइन का क्या मतलब रह जाएगा? एक स्ट्रॉन्ग विलन ही हीरोइन को स्ट्रॉन्ग दिखाता है। तुम्हें उसे बचाने का कोई तरीका सोचना होगा। चिंता मत कीजिए होस्ट, मेरे पास एक तरीका है। मैं पूछ पाता उससे पहले ही दीवार पर
लगी फ्रेम्ड फोटो जोर की आवाज के साथ टेबल पर गिर गई। उस झटके से एक फर्स्ट एड किट उछलकर सीधा क्लोए के पैरों के पास आ गिरी। ये वही किट थी जो मैंने बहुत पहले उसके लिए तैयार की थी। उस वक्त वो अक्सर खुद को चोट पहुंचा लेती थी, इसलिए मैंने एक मेडिकल बॉक्स बनाया था जिसमें वो सारी चीजें थी जो उसे बार बार चाहिए होती थी। फर्स्ट एड किट देखते ही क्लोए एकदम जम सी गई। उसकी नजर फिर सामने रखी डॉल पर गई और उसकी आंखें जुनून और ऑब्सेशन से भर गई। ईथन, क्या ये तुम हो? क्या तुम वापस आ गए हो? काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। उसने अपने होठों पर खुद का मजाक उड़ाती हुई मुस्कान ला दी। मैं वाकई पागल हो गई हूँ, सच में ये सोच लिया कि तुम किसी डॉल में आ जाओगे। सिस्टम ने खुशी से रिपोर्ट दिया, होस्ट समनिंग रिचुअल का टाइम खत्म हो चुका है। अगर मिशन टारगेट दोबारा अपनी कलाई काटकर खून चढ़ाना चाहेगी तो उसे अगले साल तक वेट करना होगा। मैंने क्लोए की तरफ देखा, उसने वाकई नाइफ नीचे रख दिया था। वो घुटनों के बल बैठी फर्स्ट एड किट से बैंडेज निकाला और अपनी कलाई पर लपेटने लगी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उसका पीला पड़ा चेहरा देखकर मेरे दिल में दर्द की एक लहर उठ गई। क्या मेरे जाने के बाद वो हर साल ऐसा करती थी? हर साल खुद को इतना जख्मी करती थी? लगभग, लेकिन पहले कभी इतना गहरा कट नहीं लगाया। कुछ पल के लिए लग रहा था कि इस बार वो वाकई आपके लिए मरने का इरादा कर चुकी थी, सिस्टम ने कहा। मैं फिर चुप हो गया और मेरे दिल में गिल्ट और गहरा होता गया। सिस्टम ने स्क्रीन हटा दी और मेरा ध्यान दोबारा हॉस्पिटल रूम में लौट आया। मेरे पास ही हेली गोल होकर सो रही थी और उसे देखकर मेरा दिल फिर से नरम पड़ गया। आखिर ये सच में मेरी और क्लोए की बेटी थी और उसकी शक्ल भी काफी हद तक मुझ पर गई थी। मैं खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, हेली अचानक घबरा कर जाग उठी। उसका पीला चेहरा देखकर मैंने प्यार से उसके माथे का ठंडा पसीना पोंछा। क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। डैड, सच में आप ही हो? आप वाकई वापस आ गए और मुझे छोड़कर नहीं गए। आप नहीं जानते, मैंने अभी सपना देखा कि वो क्रेजी औरत उन सब लोगों को मार रही थी जो आप जैसे दिखते थे। हेली का पूरा शरीर कांप रहा था और उसने दांत भेज लिए। वो औरत सिर्फ क्रेजी ही नहीं है, वो अंधी भी है। शायद वो आपको मेरी तरह पहचान ना पाए। वो आपको भी उन सब की तरह मार सकती है। जब भी क्लोई का जिक्र होता, हेली का चेहरा घिन और विरोध से भर जाता। मैं वाकई समझ नहीं पा रहा था। हेली को तो क्लोई नहीं पाला होना चाहिए था, फिर उनका रिश्ता इतने खराब कैसे हो गया? मैं कुछ पूछने ही वाला था कि हेली बेड से कूदकर नीचे आ गई और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ मुझे देखने लगी। डैड, उसके दिमाग में प्रॉब्लम है। मुझे पता है आप भी उससे नफरत करते हो, इसीलिए आप चले गए थे, लेकिन मैं नॉर्मल हूँ, तो आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? मैं पैसे कमा सकती हूँ और घर का काम भी कर सकती हूँ। ये कहकर हेली ने अपने बैकपैक से कई बैंक कार्ड्स निकाले और सब मेरे हाथ में थमा दिए। इन कार्ड्स में टोटल 10 मिलियन है। ये ज्यादा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मैं और ज्यादा कमाऊंगी और पूरी जिंदगी आपको सपोर्ट करूंगी। बैंक कार्ड्स को देखकर मुझे समझ नहीं आया कि हंसू या रो दूं। हेली, तुम अपनी मदर से इतनी नफरत क्यों करती हो? हेली ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना छोटा सा गर्म हाथ मेरे हाथ में रखा और उसकी आवाज नरम हो गई। क्या मैं इसका जवाब तब दे सकती हूँ जब हम यहाँ से निकल जाएंगे? उसकी मिन्नत भरी नजरों को देखकर मेरा दिल पूरी तरह पिघल गया। ठीक है, प्रॉमिस, चलो चलते हैं। हेली की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर निकलते हुए मुझे तसल्ली दी। चिंता मत करो डैड, मैं आपको भागने में हेल्प करूंगी और हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही एक शख्स अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। जैसे ही मैंने देखा कौन था, मेरा एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। वो औरत सीधा मुझे देख रही थी और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। ईथन, तुम मुझे रुकने के बजाय उसके साथ भागना पसंद करोगे? क्या तुम मुझे दूसरी बार छोड़ने के लिए इतने बेचैन हो? क्लोई पहले से काफी पतली हो गई थी। उसकी नजर ठंडी तरह से हेली पर फिसली और फिर मेरे चेहरे पर टिक गई। क्या हम बात कर सकते हैं? हेली उसकी नजर से थोड़ा सिकुड़ गई, लेकिन फिर भी मेरे सामने खड़ी रही। ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं तुम क्या करना चाहती हो। मैं वार्निंग दे रही हूँ, हिम्मत मत करना इन्हें हर्ट करने की। मैंने गिल्टी होकर क्लोई की आंखों से नजर चुरा ली। सच कहूँ तो पहले भी और अब भी क्लोई हमेशा मेरे लिए सिंसियर रही थी। गलती हर बार मेरी ही थी। मैंने ही उसे बार बार डिसअपॉइंट किया था। ये सोचकर मुझे और भी ज्यादा शर्म महसूस हुई। माहौल तनावपूर्ण हो गया। तभी सिस्टम अचानक सामने आया और मुझे हल्का सा धक्का दिया। होस्ट हेडक्वार्टर से अभी मैसेज आया है। जैसे ही मिशन टारगेट की इमोशंस स्टेबलाइज हो जाएंगी, आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। ये कॉन्वर्सेशन एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और आखिरकार क्लोई की तरफ देखा। ठीक है, बात करते हैं। हेली ने मेरी शर्ट पकड़ ली और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। डैड, मत जाइए, मैंने तसल्ली देते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। ये सुनकर हेली ने धीरे से मेरी शर्ट छोड़ दी, लेकिन जब मैं दूर जा रहा था तब भी वो परेशान नजरों से मेरी पीठ को देख रही थी। मैंने मुड़कर उसे एक तसल्ली भरी नजर दी। तभी क्लोई ने अचानक कहा, उसकी आवाज जलन से भरी हुई थी, तुम उस बच्ची की बहुत परवाह करते हो। मुझे उसका सवाल अजीब लगा। हेली हमारी बेटी है। मैं उसकी परवाह कैसे ना करता? क्लोई ने खुद पर हंसती हुई एक कड़वी हंसी छोड़ी। तो तुम उसकी बात मानकर उसके साथ चले जाते, लेकिन मुझसे मिलने नहीं आते। क्या बात बस इतनी सी है ईथन? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मैंने पूरे 6 साल तुम्हारा इंतजार किया है? तुम्हारा दिल इतना क्रूअल कैसे हो सकता है? उसकी भारी और कांपती हुई आवाज सुनकर मेरा दिल ऐसे दुखने लगा जैसे किसी ने उस पर भारी पत्थर रख दिया हो। गलती मेरी थी, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। क्लोई ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। ईथन, मैं ये नहीं सुनना चाहती। अचानक उसने अपनी चाल तेज कर दी, मुझे खींचकर एक खाली हॉस्पिटल रूम में ले गई और इतनी ताकत से दीवार से लगा दिया कि मैं संभल भी नहीं पाया। मेरे अंदर एक बुरा एहसास जाग उठा और मैंने इंस्टिंक्टिवली उसे दूर ढकेलने की कोशिश की। क्लोई मेरे और करीब आ गई। उसने मेरे कान के पास झुककर कहा, उसकी खुद का मजाक उड़ाती आवाज में बुझ न पाने वाला गुस्सा घुला हुआ था, तुम उसे इतनी बुरी तरह छोड़कर जाना चाहते हो, है ना? अगले ही पल बिना किसी वार्निंग के क्लोई के होंठ मेरे होंठों पर आ गए। मैं तुरंत होश में आया और उसे जोर से दूर कर दिया। शायद इस अचानक हरकत में उसे भी होश मिला दिया। जब उसने मेरी कलाइयों पर अपनी पकड़ के 2 लाल निशान देखे, उसकी आंखों में वापस समझ आ गई। क्लोई की आंखों में गिल्ट की झलक उभरी। सॉरी, मैं तुम्हारे लिए ऑइंटमेंट लाती हूँ। मैंने उसे रोक दिया। ये अपने आप ठीक हो जाएगा। क्लोई, तुम मुझसे किस बात पर बात करना चाहती थी? क्लोई ने जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो ऑइंटमेंट लेने चली गई। वापस आकर उसने मुझे चेयर पर बिठाया और खुद मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर चुपचाप मेडिसिन लगाने लगी। मैंने देखा कि उसके सूट जैकेट का कफ थोड़ा सा ऊपर हुआ था और उसके नीचे उसकी
कलाई पर एक डरावना स्कार नजर आ रहा था। जो बैंडेज वहाँ होना चाहिए था वो किसी वक्त हटा दिया गया था। मैंने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। क्लोई की आंखें हल्की सी हिली और उसने फौरन स्लीव नीचे कर ली। कुछ नहीं है, बस गलती से कट लग गया था। उसका इतना कैजुअल टोन सुनकर मुझे अचानक गुस्सा आ गया। क्लोई, क्या तुम्हें अपनी जरा भी परवाह है या नहीं? क्लोई को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना गुस्सा हो जाऊंगा। वो एक पल के लिए रुक गई, फिर धीरे से हंस पड़ी। ईथन, क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? मैंने तुरंत जवाब दिया। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ तुम खुद का ख्याल रखना भी नहीं सीख सकती? मैं उसे गुस्से में डांट रहा था, लेकिन जैसे ही हमारी नजरें मिली मैं खुद जम गया। क्लोई की आंखें लाल थी, लेकिन उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। तुम उस वक्त इतनी बेरहमी से चले गए थे, मुझे लगा था तुम्हें कभी मेरे लिए बुरा नहीं लगेगा। उसकी बात सुनकर मेरी आवाज गले में अटक गई। काफी देर बाद मैंने धीरे से कहा, मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा नहीं लगता? ये कहकर मैं खड़ा हुआ, रूम में एक बैंडेज ढूंढा और उसकी कलाई पर फिर से बैंडेज बांध दिया। मुझे डर था कि वो इसे फिर निकाल देगी, इसलिए मैंने 2 मजबूत नॉट्स लगा दिए। इसे मत निकालना, समझी? क्लोई ने सर झुकाकर धीरे से कहा, मुझे पता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ। उसने अपनी पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकाला और मेरी कलाई पर पहना दिया। ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जिस दिन तुम गए थे ये गलती से समुद्र में गिर गया था। मैंने इसे ढूंढ लिया और तब से अपने पास रखा हुआ है। ये भी मेरे साथ 6 साल तक तुम्हारा इंतजार करता रहा। मैंने अपना हाथ उठाया और ब्रेसलेट को देखा। मैं पूरी तरह स्टन रह गया। ये मेरी असली दुनिया की मेरी माँ का ब्रेसलेट था। 6 साल पहले जिस दिन मैंने अपनी मौत का नाटक किया था, सिस्टम ने मुझे सुसाइड का सीन क्रिएट करने के लिए एक सूटकेस समुद्र में फेंकने को कहा था। जल्दी में मैंने गलती से ब्रेसलेट भी उस सूटकेस में रख दिया था। जब मैं अपनी दुनिया में वापस आया और मुझे पता चला कि वो ब्रेसलेट खो गया है तो मैं बहुत लंबे समय तक दुखी रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये ब्रेसलेट फिर से मेरे हाथों में होगा। मैंने क्लोई को कभी नहीं बताया था कि ये ब्रेसलेट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, फिर भी उसने किसी तरह ये महसूस कर लिया था। मेरी हैरानी देखकर क्लोई ने अपनी नजरें झुका ली और हल्की सी मुस्कुराई। तुमने मुझे 6 साल के लिए छोड़ दिया, फिर भी मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाई। ये जानते हुए भी कि तुम्हारी सारी काइंडनेस सिर्फ तुम्हारे मिशन का हिस्सा थी, फिर भी मैं तुमसे पूरी तरह प्यार कर बैठी। ये कहने के बाद क्लोई ने आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से 2 साफ आंसुओं की धारें बह निकली। ईथन, क्या मैं बेवकूफ हूँ? कॉलेज से ग्रेजुएट होने के 2 साल से भी कम समय में उसने अपनी काबिलियत और तरीकों के दम पर विलियम्स फैमिली की एक नजरअंदाज की गई बेटी से बदलकर डरावनी सीईओ क्लोई विलियम्स का रूप ले लिया था। एक ऐसी औरत जिससे सब डरते थे। मेरे सीने में एक तीखा और बेकाबू दर्द फैल गया। उसके पास दुनिया का सारा पैसा और पावर था, हर कोई उसकी सक्सेस से जलन करता था, फिर भी वो यहाँ मेरे सामने एक छोटी सी बेकार सी मोहब्बत के लिए भीख मांग रही थी। मैंने अनजाने में हाथ बढ़ाया और उसके आंसू पोंछ दिए। क्लोई, तुम वाकई बेवकूफ हो। पिछले 6 साल तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहे होंगे। क्लोई ने अपना चेहरा एक तरफ घुमा लिया। मैं तुम्हारी अपॉलॉजीज नहीं सुनना चाहती। वो कुछ पल रुकी, फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। क्या तुम मेरे साथ यहीं रह सकते हो? मैं फिर खामोश हो गया। मिशन कंप्लीट होने के बाद सिस्टम ने मुझे मेरी दुनिया में एंडलेस वेल्थ के साथ वापस भेजने का प्रॉमिस किया था, इसलिए शुरुआत में क्लोई के लिए की गई हर काइंडनेस सच में मिशन का ही हिस्सा था। और जब मुझे उससे सच्चा प्यार हो गया था तब भी मैं रुक नहीं पाया। आखिर लोग बदल जाते हैं, कौन गारंटी दे सकता था कि सालों बाद भी क्लोई मुझे उतना ही प्यार करेगी जितना तब करती थी। पैसे के मामले में मुझे हमेशा अपने हाथ में जो था उस पर ज्यादा भरोसा था। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले हॉस्पिटल रूम के बाहर से जोर की आवाज आई। मैं आपको उसके साथ रहने नहीं दूंगी। दरवाजा जोर से खुला और हेली लड़खड़ाते हुए अंदर आई। उसने क्लोई की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाया, ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं तुम क्या प्लान कर रही हो, और वैसे भी ये मेरे डैड हैं, ये तुम्हारे साथ क्यों रहेंगे? इन्हें मेरे साथ जाना चाहिए। क्लोई की भौहें सिकुड़ गईं और उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, ये मेरे हस्बैंड हैं, ये तुम्हारे साथ क्यों जाएंगे? हेली ने भी उतनी ही ठंडी हंसी लौटाई। 6 साल पहले इन्होंने तुम्हें नहीं चुना था। ये शब्द क्लोई के दिल में चाकू की तरह घुस गए। उसकी काली आंखों में ठंडी आंधी उमड़ने लगी। दोबारा कहो। देखते ही देखते माहौल खराब होने वाला था, इसलिए मैंने तुरंत हेली का मुंह हाथ से बंद कर दिया और डांट कर बोला, बस तुम दोनों चुप हो जाओ। मैंने दोनों को अलग किया और कुछ देर शांत रहने दिया। तब जाकर रूम का तनाव थोड़ा कम हुआ। मैंने अपनी चाय पर फूंक मारी, एक छोटा सा घूंट लिया और देखा कि हेली चोरी चोरी मुझे देख रही थी। ठीक है, मुझे बताओ तुम अपनी मॉम से इतनी नफरत क्यों करती हो? हेली ने दांत भींच लिए। डैड, उसकी अभी वाली एक्टिंग से धोखा मत खाइए। वो आपसे नफरत करती है और मुझसे भी। मैंने अपने कानों से सुना है। उसने कहा था कि उसे आपका चेहरा पसंद नहीं और उसने मेरा गला दबा दिया था क्योंकि मेरी रगों में आपका खून है। एक ना एक दिन वो मुझे मार देगी और एक दिन आपको भी मार देगी। हेली का हर शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था और मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई। मुझे पता था क्लोई इमोशनली अनस्टेबल है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी पागल हो सकती है कि अपने ही बच्चे को मारना चाहे। क्लोई ने ठंडी हंसी छोड़ी। हेली मिलर, मुझे लगता है तुम्हें झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। मैंने कब ऐसी बातें कही? हेली ने तुरंत जवाब दिया, मैंने जो भी कहा सब सच है। क्लोई ने भौहें उठाकर कहा, क्या इस सच में ये भी शामिल है कि तुमने मेरे शूज में कील डाली थी और मेरी वाइन में एंटीबायोटिक्स मिला दिए थे? उन दोनों की बातें सुनकर मुझे लग रहा था जैसे मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मैंने घबराकर सिस्टम को पुकारा, सिस्टम जल्दी मेरे लिए एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल कॉल करो, हमें इन दोनों को एडमिट करवाना पड़ेगा। सिस्टम तुरंत ऑनलाइन आया, जल्दी से रिकॉर्ड्स चेक किए, फिर समझाया, होस्ट असल में ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। सिस्टम की एक्सप्लेनेशन से मुझे आखिर सच्चाई पता चली। उनके सोशल सर्कल में हर कोई जानता था कि क्लोई मुझे हद से ज्यादा प्यार करती थी। मेरी मौत के बाद पिछले 6 सालों में अनेक आदमियों ने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर मेरी शक्ल अपना ली थी और उसके करीब आने की कोशिश की थी। पहले से ही मेंटली डिस्टर्ब्ड क्लोई इन इम्पोस्टर्स की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन के किनारे पहुंच गई थी। आखिरकार जब उसकी बर्दाश्त खत्म हो गई तो उसने सबको पकड़वाकर अफ्रीका की माइंस में काम करने भेज दिया। उसने ये भी कहा था कि अगर मेरी शक्ल वाला कोई और आदमी उसके पास आया तो वो गारंटी नहीं दे सकती कि वो कोई एक्सट्रीम काम नहीं करेगी। लेकिन 3 साल की हेली के कानों तक पहुंचते पहुंचते उन बातों का मतलब बदल गया था। उसने गलत समझ लिया और सोचा कि क्लोए मुझसे इतनी नफरत
नफरत करती है कि मुझे मारना चाहती है। ये मानकर कि क्लोए ने ही मुझे भगा दिया है, हेली ने बदला लेने के लिए अपनी माँ के शूज में कील डाल दी। बदकिस्मती से क्लोए ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और हेली की अच्छी खासी पिटाई हुई। फिर भी हार न मानते हुए दूसरी बार हेली ने क्लोए की वाइन में एंटीबायोटिक्स मिला दी और फिर पकड़ी गई। गुस्से से भरी क्लोए ने हेली को कॉलर से पकड़ लिया और चिल्लाई, अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारे फादर का खून ना होता तो मैं तुम्हें कब का मार चुकी होती। हेली जो सांस लेने के लिए जूझ रही थी, उसने सिर्फ आधी बात सुनी और फिर से उसका मतलब अपने दिमाग में बदल लिया और इस तरह ये मिसअंडरस्टैंडिंग पूरे 6 साल तक चलती रही। मैंने सिस्टम की एक्सप्लेनेशन दोनों को दोबारा सुना दी और दोनों चुप हो गए। तो ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब समझ आया। दोनों ने ऑकवर्ड अंदाज में बस इतना कहा, ओह मैं बिल्कुल स्पीचलेस था और इन दोनों पागल औरतों से और बात करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मैं उठकर जाने लगा। तुरंत दोनों तरफ से एक एक हाथ ने मुझे रोक लिया। हेली ने जल्दी से कहा, चाहे जो भी हो मैं डैड से ब्लड रिलेशन रखती हूँ, इसलिए उन्हें मेरे साथ रहना चाहिए। क्लोए ने तुरंत जवाब दिया, मैं उनसे पहले मिली थी, उन्हें मेरे साथ रहना चाहिए। देखते ही देखते दोनों फिर झगड़ने वाली थी, इसलिए मैंने जल्दी से बीच में बोल दिया, इस बारे में बाद में बात करेंगे, मुझे भूख लगी है। ये सुनते ही क्लोए ने तुरंत अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके सबसे पास वाले रेस्टोरेंट में टेबल अरेंज करने को कहा। डिनर टेबल पर क्लोए लगातार मेरी प्लेट में खाना रखती जा रही थी। ईथन, पिछले 6 सालों में तुम कितने पतले हो गए हो, ये बहुत टेस्टी है, थोड़ा और खाओ। हेली मेरे पास खड़ी थी और बहुत मेहनत से मेरे लिए ड्रिंक्स भर रही थी। मैं टेबल पर रखे 20 से ज्यादा अलग अलग बेवरेजेस को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि शुरुआत कहां से करूं। क्लोए ने हेली को एक नजर देखा और मेरी प्लेट में और भी तेज स्पीड से खाना रखना शुरू कर दिया। पीछे रहना न चाहते हुए हेली ने भी और तेज स्पीड से ड्रिंक्स भरना शुरू कर दिया। मैंने चॉपस्टिक्स नीचे रखी और परेशान होकर माँ बेटी की इस जोड़ी को प्राइवेट रूम से बाहर निकाल दिया। अगर तुम दोनों के पास इतनी एनर्जी है तो बाहर जाकर कुछ चक्कर लगा लो। मेरा मूड खराब देखकर बड़ी और छोटी दोनों ने सर झुका लिया और बिना कुछ कहे बाहर चली गई। आखिर रूम में शांति हो गई। मैंने अभी एक निवाला मुंह में डाला ही था कि सिस्टम फिर बोल पड़ा, होस्ट क्या आप सुन रहे हैं, मेरे पास आपके लिए एक खबर है, लेकिन मुझे नहीं पता ये अच्छी है या बुरी। मैंने हल्की सी आवाज में जवाब दिया, मैंने कैलकुलेशन की है, मिशन टारगेट की इमोशनल स्टेट अभी के लिए स्टेबल हो गई है, लेकिन अगर आप चले गए तो उसका फिर से ब्रेकडाउन होने का चांस बहुत ज्यादा है। मेरे हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक्स एक पल के लिए रुक गई। तो तुम चाहते हो कि मैं यहीं रुक जाऊं? बिल्कुल। मैंने गहरी सांस ली और अपनी सबसे बड़ी चिंता बताई, अगर मैं इस दुनिया में रुक गया और फ्यूचर में क्लोए की फीलिंग्स बदल गई और मुझे अपने डिसीजन पर रिग्रेट हुआ तो क्या मेरे पास तब भी यहाँ से जाने का कोई तरीका होगा? इस बार सिस्टम चुप हो गया, उसकी खामोशी ही जवाब थी। मैंने सिर हिला दिया और मेरी भूख अचानक गायब हो गई। बात ये नहीं थी कि मुझे क्लोए पर भरोसा नहीं था, मैंने बस जिंदगी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे कि लोगों के दिल कितनी आसानी से बदल जाते हैं। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही बाहर आसमान में अचानक जोर का धमाका हुआ। मैं खिड़की के पास गया और देखा कि अंधेरे आसमान में खूबसूरत फायरवर्क फूट रहा था। हेली, जो कभी कभी बच्चों जैसी लगती थी, नीचे खड़ी मुझे हाथ हिला रही थी। डैड आइए हमारे साथ फायरवर्क्स जलाइए। रूम का दरवाजा धीरे से खुला और क्लोए अंदर आई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, चलो मेरे और हेली के पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही क्लोए मुझे नीचे ले गई। हेली ने खुली जगह ढूंढी, एक लंबी फ्यूज निकाली और मुझे मैचस्टिक थमा दी। डैड आप जलाइए। क्लोए ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और सिर हिला दिया। मैंने मैचस्टिक ली, फ्यूज को आग लगाई और फिर उन दोनों के साथ कुछ कदम पीछे हट गया। एक फायरवर्क आसमान में उड़ा और फटकर एक बहुत बड़ा और खूबसूरत दिल बन गया। मेरे चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। जब मुझे होश आया मैंने देखा कि क्लोए भी बिना सोचे मुस्कुरा रही थी। मैं थोड़ा सा खो गया। आखिरी बार मैंने उसे इतना खुश तब देखा था जब हमारी शादी की रात उसने मुझे गले लगाया था और मुस्कुराते हुए फुसफुसा कर कहा था, ये कितना अच्छा है, मेरे पास फिर से एक फैमिली है। जब मैं फिर से होश में आया तब तक क्लोए टिश्यू से मेरे चेहरे पर बहते आंसू पोंछ रही थी। तुम रो क्यों रही हो? हेली भी पास आ गई और मेरे बाजू को पकड़ लिया। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। डैड क्या आप मेरे सरप्राइज से इमोशनल हो गए? मत रोइए, मेरा दिल दुखने लगता है। क्लोए ने धीरे से उसे एक तरफ कर दिया। दूर हटो, तुम्हारे डैड मेरे वजह से इमोशनल हुए हैं। हेली ने भवें चढ़ा ली। फायरवर्क का डिजाइन मैंने बनाया था। क्लोए ने उसे देखा, पैसे मैंने दिए थे। उसकी बात सुनकर हेली गुस्से से लाल हो गई। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास पैसे हैं तुम खुद को बहुत ग्रेट समझती हो? फ्यूचर में मैं तुमसे ज्यादा कमाऊंगी। मैंने सांस भरी और हेली के बाल बिगाड़ दिए, फिर प्यार से क्लोए के गाल को छुआ। ठीक है झगड़ा बंद करो, मैं तुम दोनों की वजह से इमोशनल हुआ हूँ। हेली ने क्लोए की तरफ देखा और फिर नाक चढ़ाकर मुंह फेर लिया। क्लोए ने उसे इग्नोर कर दिया और मेरा चेहरा साफ करने में लगी रही। हालांकि दोनों अब भी पहले की तरह ही एक्सप्लोसिव थी, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि उनके रिश्ते में पहले से नरमी आ गई थी और फिलहाल के लिए इतना ही काफी था। उस शाम मैं उन दोनों के साथ उनके नए घर वापस गया। क्लोए ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ समझाया कि पुराना विला कुछ चीजों से इतना भर गया था कि वहां रहना ठीक नहीं था। मेरे होंठ हल्की सी मुस्कान में हिल गए। मुझे अच्छी तरह पता था कि जिन चीजों की वो बात कर रही थी वो लकड़ी की डॉल्स का पहाड़ था। ये नया विला क्लोए ने मेरे जाने के 6 साल बाद खरीदा था। हालांकि ये नया घर था, लेकिन अंदर का सारा फर्नीचर और डेकोरेशन पुराने विला जैसा ही था। मुझे नहीं पता था कि क्लोए सिर्फ सेंटिमेंटल थी या फिर खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मैं अब भी उसके साथ हूँ। विला का सबसे अच्छा व्यू वाला रूम खाली छोड़ा गया था। क्लोए ने धीरे से कहा, ये खास तुम्हारे लिए रखा है, डेकोरेशन तुम्हारी फेवरेट स्टाइल में है, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम एक दिन वापस आओगे। ये सुनकर मेरा दिल दुख उठा। इतने लंबे समय तक मेरा इंतजार करने के लिए थैंक यू। सोने से पहले क्लोए और हेली दोनों ने जिद की कि वो मेरे साथ ही सोएंगी। गिल्ट की वजह से मैंने मुश्किल से हाँ कर दी। रात के बीच में दोनों के दरमियान लेटा हुआ करवटें बदलता रहा। मेरा दिल ऐसा लग रहा था जैसे शहद में डूबा हुआ हो, फिर भी उससे बाहर निकलने की बेचैनी कर रहा हो। ये एक ऐसी वार्मथ थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी और जिसकी मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग थी। लेकिन जितना ज्यादा मैं उसे महसूस करता उतना ही ज्यादा डर जाता। मैं बहुत देर तक अपने ख्यालों से लड़ता रहा और आखिरकार दर्द भरी आवाज में सिस्टम को पुकारा, सिस्टम मुझे यहाँ से ले चलो। सर क्या आप बिल्कुल श्योर हैं? मैंने सिर हिला दिया। फिर मैं उठकर खिड़की की सिल पर चढ़ गया। ये 5वीं मंजिल थी। यहाँ से गिरने पे या तो मेरी मौत हो जाती या फिर मैं वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता। जब तक इस दुनिया में
मेरा फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता, चाहे क्लोई कितनी भी क्रेजी क्यों ना हो, उसे रियलिटी एक्सेप्ट करनी ही पड़ती। पहली बार मैंने सिस्टम की मैकेनिकल आवाज में इमोशन की हल्की सी झलक महसूस की। होस्ट अब बहुत क्लियर हेडेड हैं, ऐसे में मैं आपकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, थैंक यू। मैं मुस्कुराया और अपनी बाहें फैलाकर आगे झुकने ही वाला था कि अचानक मेरी पिंडली पर ठंडी सी पकड़ महसूस हुई। मैं शॉक में मुड़कर देखा और क्लोई को मेरी टांग पकड़े हुए पाया। वो हल्की सी हंसी। ईथन, ये तीसरी बार है। क्लोई ने मुझे नीचे खींच लिया और एक दूसरे रूम में ले गई, ऐसे रूम में जहाँ कोई खिड़की नहीं थी। उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट देखकर मैंने होंठ भींच लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि खुद को कैसे एक्सप्लेन करूं। काफी देर की खामोशी के बाद क्लोई ने अचानक कहा, मुझे पता है तुम किस बात से डरते हो। तुम्हें डर है कि फ्यूचर वाली मैं तुम्हें डिसअपॉइंट कर दूंगी। तुम्हें डर है कि तुम अपनी दुनिया की सब कुछ छोड़कर मेरे लिए रुक जाओगे और बाद में रिग्रेट करोगे, है ना? मैंने धीरे से सर हिला दिया। मेरी उम्मीद के बिल्कुल उलट क्लोई गुस्से में नहीं आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, ये तो बहुत आसान प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में क्यों नहीं चली जाती? मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। क्लोई ने खुद ही बात जारी रखी, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि तुम्हारे सिस्टम ने तुम्हें इतना पैसा दिया होगा कि कई जिंदगियां आराम से कट जाएं, इसलिए मुझे सपोर्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर तुम चाहो तो उस छोटी ब्राइड को भी साथ ले जा सकते हो। अगर तुम मुझे बिजनेस स्टार्ट करने देना चाहो तो मैं तुम्हें आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स दूंगी। मुझे अपनी एबिलिटीज पर पूरा कॉन्फिडेंस है। और अगर तुम नहीं चाहते कि मैं बिजनेस करूं क्योंकि तुम्हें डर है कि अमीर होकर मैं बदल जाऊंगी, तो मैं बस तुम्हारे पास रहूंगी और हर रोज तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मेरा हाथ पकड़े हुए उसका हाथ हल्का सा कांप रहा था और वो मिन्नत भरी नजरों से मुझे देख रही थी। तो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? ये डेवलपमेंट मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे और भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब सिस्टम ने भी इस बात से एग्री कर लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं, हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि जब तक मिशन टारगेट के इमोशन स्टेबल हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो किस दुनिया में रहेगी। और क्योंकि आप उन्हें सपोर्ट करने वाले हैं, मैं आपके लिए डबल बोनस अप्लाई कर दूंगा। बस उन्हें दोबारा क्रेजी मत होने दीजिए होस्ट, ऐसे में सब कुछ पॉसिबल है। मैंने खुद को संभाला, मेरे सामने उदास और बेचारी सी लग रही क्लोई को देखा और धीरे से सर हिला दिया। अगले दिन जब हेली को पता चला कि वो मेरे साथ जा सकती है तो वो खुशी से उछल पड़ी। क्लोई ने भवें सिकोड़कर आधे मजाक में मुझसे कहा, क्यों ना हम इस लड़की को यहीं छोड़ दें? इसका चेहरा देखकर इरिटेशन होती है। हेली तुरंत गुस्से से फट पड़ी, ये बात दोबारा करके दिखाओ। दोनों को फिर से झगड़ते देखकर मैंने जल्दी से बीच में टोक दिया, ठीक है, तुम दोनों जल्दी से अपना अपना सामान पैक करो। अगर देर हो गई तो मैं तुम दोनों में से किसी को भी साथ नहीं ले जाऊंगा। ये सुनते ही दोनों शांत हो गईं और फटाफट अपना सामान पैक करने भाग गईं। मैंने बाहें बांध ली और अनजाने में मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। लगता था कि माँ बेटी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह सॉल्व होने में अभी काफी वक्त लगेगा, लेकिन अच्छी बात ये थी कि अब हमारे पास वक्त की कोई कमी नहीं थी।